चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है आपने इतने में सोचो, आप ये यूज करते हो ना, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, कई बार ये यूज किया होगा साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू, ये यूज करते हो ना कई बार। मुझे ये बताओ कोस थीटा किसके इक्वल होगा? हाँ जी, देखो ध्यान से सोचो, फिर लॉजिक देखना क्या बनेगा। सोचो इतने में। अच्छा मैं हिंट दे देता हूँ, वन होगा। वन क्यों होगा? ध्यान से देखो, साइन जीरो कितना होता है? जीरो, तो वैसी रिलेशन फॉलो करेगी, जीरो पर जीरो, अगर थोड़ा सा बड़ा डालोगे थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, ज़्यादा फर्क का नहीं आएगा। टेन जीरो जीरो, तो ऐसे कोस जीरो कितना होता है? और अगर ज़्यादा ही थीटा स्मॉल ले रहे हो, जो वैल्यू आउटपुट देगा, ग्राफ आपने बनाया होगा ना ट्रिग्नोमेट्री में, आपका वहाँ से यहाँ से स्टार्ट होता होगा ना, तो ये वन के आसपास ही वैल्यू रहेगी, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो कोस थीटा इक्वल टू आएगा, तो कई फ्लो में ये बताया कोस थीटा इक्वल टू थीटा, ये दोनों आएंगे, ये नहीं आएगा। चलो एक चीज बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन में ये कल कहता हुक्स लॉ, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये वैलिड कब होता है? अप टू इलास्टिक लिमिट, ठीक है ना। तो वहां तक ये लगभग काम चल जाता है, ठीक है जी। ये आगे कुछ और भी पढ़ेंगे इसके बारे में। स्ट्रेस इक्वल टू बेटा ई, एक कांस्टेंट निकल कर आया बीच में से, और साथ में स्ट्रेन आ गया। ई होता है बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मैं स्ट्रेन को डबल कर दूं, इस क्वेश्चन में स्ट्रेन को डबल कर दूं तो ई कितना होगा? अगर मैं स्ट्रेन को डबल कर देता हूं तो ई कितना होगा? हाफ हो जाएगा या नहीं? अगर मैं स्ट्रेन को डबल करता हूं तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन पूछ ले। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको डबल करेंगे तो वो हाफ हो जाएगी, लेकिन ध्यान से अगर इसको डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा। तो यानी कि नोट करके बेटा लिख लेना चाहिए हमें कि जो ई है डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेस एंड यानी कि ये डायमेंशन, बॉडी के डायमेंशन पर, शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता। स्ट्रेन में तो बेटा शेप ही चेंज होती होगी ना, लेंथ चेंज हो जाएगी या कम होगी, एरिया चेंज हो जाएगा, कम होगा, वो भी वॉल्यूम चेंज कम, जो भी है। हाँ, उसके बाद तो बेटा ये रूल भी नहीं चलेगा ना, ये फॉर्मूला भी नहीं वैलिड रहेगा ना, ये फॉर्मूला ही खत्म हो जाएगा। ये फॉर्मूला तब तक वैलिड है जब तक आपकी बॉडी ओरिजिनल शेप में वापस आ रही है। तो ग्राफ करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। बट ई नहीं डिपेंड करता स्ट्रेस और स्ट्रेन, किस पर डिपेंड करता है बेटा? ई। तो मैं आपको ये ज्यादातर ये सॉलिड के लिए बता रहा हूं, फॉर सॉलिड। सॉलिड के बाद लिख सकते हो ई इंक्रीज होगी अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे। टेम्परेचर के साथ बेटा इसका इनवर्सली इसकी रिलेशन है। इनवर्सली नहीं कह सकते, वैसे कह सकते हैं कि हाँ ई को बढ़ाने से, सॉरी टी को कम करने से ई बढ़ेगा, टी को बढ़ाने से ई कम होगा। देखो टी को अगर कम करोगे तो ई बढ़ेगा, टी को बढ़ाओगे उल्टा करोगे तो ई कम। देखो अगर आपने मैथ में ग्राफ किए हुए हैं,
ये वाला ग्राफ बनाओगे तो बेटा इसको बोलते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना इसको बेटा बढ़ाओगे उतना ये कम होगा, इसको डबल करोगे तो ये हाफ हो जाएगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहीं पर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, x को बढ़ाने से अब भी y कम हो रहा है, x को बढ़ाने से अब भी y कम हो रहा है, लेकिन x को डबल करने से y हाफ नहीं हो रहा, देख लो। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल में काउंट आप नहीं करोगे। हाँ, रिलेशन है कि इसको इंक्रीज करोगे डिक्रीज होगा, ठीक है, बहुत सारे रिलेशंस मिल सकती है ना। आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हो ना जब फॉर्मूलों में, उसमें क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, x को डबल करोगे तो y क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये है, x को ट्रिपल करोगे y ट्रिपल होना चाहिए। तो मतलब आप अगर ये रिलेशन लिख रहे हो चाहे ये लिख रहे हो तो ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर आप ये लिख दोगे, आप इसमें x को बढ़ाने से y बढ़ तो रहा है, लेकिन वो रिलेशन फॉलो नहीं हो रही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली ना, तो यहाँ पर फर्क आ जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि E बढ़ेगा अगर T कम करोगे, तो टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन ये है। कुछ बुक वाले यूनिवर्सली लिख देते हैं, बट वो चलो समझ जाना आप। अगर इम्प्योरिटी डालोगे तो बेटा उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है, इम्प्योरिटी डालने पर। तो पहला तो बेटा ये डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर के ऊपर, दूसरा ये इम्प्योरिटी के साथ। इम्प्योरिटी डालोगे तो भी, तो मतलब कह सकते हैं E डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर बेटा इम्प्योरिटी। अब बेटा ई देखना कितने टाइप का आएगा। ई स्ट्रेस कितने टाइप की थी, मैंने बताया था 3 टाइप की। स्ट्रेन भी बेटा 3 टाइप के। तो ये रेशियो भी बेटा कितने टाइप के आएगा आपके, 3 टाइप के आएंगे। उनको देख लो आज। तो बेटा सबसे पहले नंबर पर आपका आ जाता है यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हो, वाई से। है बेटा ये क्या, इलास्टिसिटी ही है, अलग अलग टाइप में आ रही है। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल दो, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब है तो बेटा स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, लेकिन इसमें पहली स्ट्रेस कौन सी थी, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना, नॉर्मल स्ट्रेस। तो पहला जाता है बेटा नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय, हाँ पहली स्ट्रेन कौन सी थी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिख लो। दोनों के फॉर्मूले पता है बेटा आपको। नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था बेटा, F बाई ए। बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लेंथ में कितना चेंज हुआ, डेल्टा L बाई L। इसको बड़ा सिंप्लीफाई करना, ऊपर नीचे करके थोड़ा सा, ये आ जाएगा F L A इंटू डेल्टा L।
ये आ गया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी ऐसा यूनिट के बारे में कोई विचार कर सकता है? हाँ जी, देखो स्ट्रेस की यूनिट ही आएगी ना, स्ट्रेन की तो कोई यूनिट होती नहीं है। तो बेटा इसकी ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां पे बेटा क्या बोल सकते हो? पास्कल। अभी बताया ये टेम्परेचर बढ़ाने से कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाएगा। फॉर्मूले में देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से होगा क्या? फोर्स मान लो आप उतनी लगा रहे हो किस चीज पर, एरिया भी उसका उतना ही है, लेंथ भी उसकी उतनी है, लेंथ में चेंज ज्यादा नहीं होगा। अगर किसी लोहे को गर्म किया हुआ है अच्छे से पूरा, आपने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियो होती है, ठीक है ना, तो उसको खींचना आसान हो जाता है, उसको किसी भी शेप में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप किसी मिट्टी के साथ लगे हुए, तो टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाओगे, ठीक है ना, तो जो हाँ, तो ये जो लेंथ में ये बेटा ये जो एक्सटेंशन होगा वो बढ़ जाएगा, मान लो आराम से खींची चली जाएगी। तो ये काम हो सकता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से वाई, तो टी इंक्रीज करने से वाई डिक्रीज हो जाएगा। मैंने पहले बताया था ये काम बेटा, ये काम सॉलिड में होता है, ओनली इन सॉलिड। ये सॉलिड में बेटा, एक मुझे केस बताओ फटाफट इसमें, अगर परफेक्ट सॉलिड हो, अभिमन्यु अगर परफेक्ट रिजिड बॉडी हो, सॉरी परफेक्ट रिजिड बॉडी, उसके लिए वाई की वैल्यू कितनी आएगी? फॉर परफेक्ट रिजिड बॉडी, भाई देख लो, जीरो आनी चाहिए, इन्फिनिटी आनी चाहिए। अगर आप फोर्स लगाए जा रहे हो, परफेक्ट है ना रिजिड बॉडी, तो चेंज तो लेंथ में होने नहीं वाला। डेल्टा जैसे जीरो बेटा वाई की वैल्यू 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। फॉर परफेक्ट रिजिड बॉडी बेटा जिसको गामा कहते हो, वाई कहते हो, बेटा इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होगा। परफेक्ट रिजिड बॉडी के लिए बेटा ये आपका इन्फिनिटी होगा। तो ये पहला टाइप बेटा हो गया आपका। दूसरे पर आता है बेटा आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। इसको बेटा ईटा से कर सकते हैं, यहां बेटा रिप्रेजेंट जी से कर सकते हैं, यहां बेटा जी से कर देते हैं। दो सिंपल है बेटा इसके लिए, ईटा और जी। इसका फॉर्मूला बेटा, अब शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन आ जाएगा। शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला बेटा, फोर्स स्ट्रेस तो बेटा क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। शियर स्ट्रेन क्या आ जाएगी बेटा इसमें? थीटा इक्वल टू एक्स बाय एल था, तो यानी कि एक्स बाय एल आ गया। इसको ऊपर ले जा सकते हैं, एफ ऊपर बेटा एल आ जाएगा, नीचे ए इंटू एक्स। इसकी फिगर बेटा अगर आपको याद हो, मान लो बेटा आपके पास ये था एग्जांपल, आपने इधर फोर्स लगाई इधर, तो बेटा ये वाला एरिया लोगे, ये वाला एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये बेटा शिफ्ट हो गई है अगर फोर्स लगाने पर, ये एंगल थीटा है, कितनी शिफ्ट हुई है बेटा ये वाली इधर एक्स, और इसकी लेंथ कितनी थी बेटा, तो ये बन गया आपका। अच्छा जी, टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये भी चीज
डिक्रीज होगी बेटा। यूनिट सेम आएगी, यूनिट का बेटा चक्कर मत लेना। स्ट्रेस की यूनिट आने वाली है, लिखना चाहो तो बेटा लिख भी सकते हो, बट ये चीज़ सेम आ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा ईटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि एक्स बढ़ जाएगी ना। टेम्परेचर बढ़ गया बेटा, बॉडी गर्म हो तो उसको ऐसे करो आराम से इधर चली जाएगी। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा ये भी सॉलिड के लिए वैलिड ही है। परफेक्ट रिजिड बॉडी के लिए कितनी वैल्यू आएगी, फॉर परफेक्ट रिजिड बॉडी इन्फिनिटी आनी चाहिए, क्योंकि आप इधर जितना मर्जी खिसका लो उसकी शेप और साइज में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0। एक्स की 0 आई तो बेटा ईटा कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। यही केस है ना, कुछ बुकों में देखो है ये सॉलिड के लिए वैलिड है, कुछ बुक वाले इसको लिक्विड के लिए भी डिफाइन करते हैं कि मॉडुलस ऑफ या शियर मॉडुलस लिक्विड के लिए कितना आएगा, लिक्विड के केस में। तो आइडियल लिक्विड मानते हैं, आइडियल लिक्विड में क्या होता है, आपकी ऊपर वाली लेयर लिक्विड की और नीचे वाली लेयर के अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं होता। आप हल्की सी फोर्स लगाओ तो बड़ा ऊपर वाली लेयर इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो ये लिख लो, अगर कोई बुक में क्वेश्चन पूछे तो बता देना, फॉर आइडियल लिक्विड जो ईटा की वैल्यू बेटा वो 0 आ जाएगी। क्योंकि ऐसा मानते हैं कि वाटर की ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर में कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर ऊपर फोर्स लगाओगे वाटर की लेयर पर वो काफी दूर तक चला जाएगा, और काफी दूर तक चला जाएगा तो बेटा जो एक्स है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये वाला नीचे वाली लेयर के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर एक्स बहुत बड़ा हो गया ईटा की वैल्यू बेटा 0 आ जाएगी। कुछ बुक में बेटा ये यूज करते हैं। इसको जी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो करना चाहो तो। नेक्स्ट पर लास्ट आता है बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें क्या आता है आपका, इसको या तो बेटा के से रिप्रेजेंट करते हो या बी से। फॉर्मूला बेटा इसका वही आ जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। अब वॉल्यूम स्ट्रेस क्या होती थी बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम स्ट्रेन कितनी थी बेटा, माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाय वी। ये आ गया। सॉलिड, अच्छा ऐसे यूनिट बेटा सेम होगी। परफेक्ट रिजिड बॉडी के लिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, फॉर परफेक्ट रिजिड बॉडी बी की वैल्यू बेटा कितनी होगी। क्या उसको कंप्रेस किया जा सकेगा, जो कंप्रेस रिजिड बॉडी या परफेक्ट रिजिड बॉडी, शेप में चेंज कर नहीं सकते। अगर बॉडी में चेंज नहीं होता बेटा इसकी वैल्यू ये 0 आ जाएगा, समथिंग अपॉन 0 बेटा इन्फिनिटी।
अच्छा, आइडियल लिक्विड के लिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी? फॉर आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड के लिए बेटा वैल्यू कितनी आएगी? आइडियल लिक्विड आपको शायद अगली क्लास में आपने किया होगा, अगले चैप्टर में। इनकम्प्रेसिबल होता है ना, इनकम्प्रेसिबल, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, तो उसके वॉल्यूम में चेंज है। हाँ, वो भी आइडियल है ना, कोई और आएगा तो बेटा बात अलग है। हाँ जी, हाँ नॉन विस्कस होता है। तो तभी तो मैंने ये यहाँ पर यूज़ किया था ना बेटा कि आइडियल लिक्विड के लिए वो पिछले लिखवाया था कि ऊपर वाले लेयर और नीचे वाले लेयर के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, उसी को तो बोलते हैं नॉन विस्कस। विस्कस में बेटा एक फ्रिक्शन आ जाता है दोनों लेयर के बीच में, और नॉन विस्कस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं आता। नेक्स्ट जो है ना बेटा आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी कॉम्प्रेसिबिलिटी को बच्चा बता सकता है क्या होगी? हाँ, फॉर्मूले वाइज भी बता सकता हूँ। इन तीनों के साथ किसके साथ उसकी रिलेशन है कॉम्प्रेसिबिलिटी की? बी के साथ। कॉम्प्रेसिबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपल, कुछ सिंबल है? सिंपल ज्यादातर ऐसे यूज कर लेते हैं, 1/b। अब देखो, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। अब कॉम्प्रेसिबिलिटी भी किस चीज को कंप्रेस करना आसान है? बताओ, गैस को कंप्रेस करना आसान है, लिक्विड को या सॉलिड को? गैस को। गैस को। तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा गैस की होगी। ठीक है, यहां से देखना, बी सबसे कम किसके लिए होगा? गैस के लिए होगा ना, क्योंकि गैस में वॉल्यूम चेंज ज्यादा हो जाएगा। जैसी वॉल्यूम में चेंज ज्यादा हो बेटा, नीचे चीज बड़ी हो जाएगी, और नीचे बड़ी होगी बेटा ओवरऑल चीज स्मॉल हो जाएगी। तो बी बेटा क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा गैस के लिए, यहां पर डालेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी गैस की सबसे ज्यादा होगी। तो यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। इसकी बेटा यूनिट क्या आएगी फिर? ऐसा यूनिट बता सकते हो? ऐसा यूनिट या तो बेटा बोल दो पास्कल इनवर्स, या बेटा ये लिख दो, उल्टा हो जाएगा ना उसकी। ठीक है, इसके बाद एक छोटी सी टर्म आती है पॉइजन रेशियो। करवाया हुआ पॉइजन रेशियो, वो कर लेते हैं। हाँ, ये रिलेशन लिख लेना भाई, जो आपका बीटा होगा, बीटा 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 सबसे कम किसके लिए होगा? बीटा सबसे कम गैस के लिए, सबसे ज्यादा सॉलिड के लिए। तो बीटा अगर आप सॉलिड लिखते हो,
सबसे ज़्यादा होगा, फिर लिक्विड आ जाएगा और फिर आपका गैस आ जाएगा। ये तीनों में मिलेगा, बल्क मॉडल से बेटा तीनों में मिलेगा। बाकी जो पहले थे वो किस में मिलेंगे? सिर्फ सॉलिड में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म करते हैं पॉइजन रेशियो। देखो जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हम किसी चीज को खींचते हैं ना, लेंथ इंक्रीज होती है, साथ में डायमीटर क्या होता है? कम होता है। क्योंकि किसी रबड़ को आपने खींचा होगा, तो रबड़ को खींचते हो, मान लो बेटा पहले मान लो इतनी थी हो, ये पीस है, अब आपने नीचे फोर्स लगाई, खींचोगे तो खींचकर बेटा ये इसकी लेंथ तो इंक्रीज हो जाएगी और साथ में क्या हो जाएगा? इसका डायमीटर आपका कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक नई स्ट्रेन पढ़ते हैं। वो स्ट्रेन कौन सी है? लेटरल स्ट्रेन। ये स्ट्रेन कैसी आई? नहीं, ये कहते हैं चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर। तो चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर। अब ज़्यादातर केस में हम जो मानते हैं, अब यहां पर देखना, ये नेगेटिव साइन लेते हैं, चेंज इन डायमीटर डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमीटर। ये लेटरल स्ट्रेन होगी आपकी। अब पॉइजन रेशियो क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला बेटा अभी आपके पास आया, ये वाला, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या थी बेटा? डेल्टा एल बाय तो कुल मिलाकर बेटा बन जाएगा माइनस डेल्टा डी एल, बेटा ऊपर चला जाएगा तो इसको ऐसे लिखते हैं माइनस एल डेल्टा डी डिवाइड बाय डी डेल्टा। यहां पर जो नेगेटिव साइन आपका आ जाता है ना, ये एक हेल्प कर देता है आपकी। इस नेगेटिव साइन की वजह से जो आपका पॉइजन रेशियो हमेशा पॉजिटिव रहता है, चाहे कंडीशन जो मर्जी हो। एग्जाम्पल के लिए इस केस में बेटा आपने लेंथ इंक्रीज की, डायमीटर क्या हो जाएगा? कम, तो डेल्टा डी क्या आएगा? नेगेटिव, और डेल्टा एल पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव आया बाहर, एक नेगेटिव लगा तो क्या बन गया? पॉजिटिव। अगर कंप्रेस करते हो, कंप्रेस करोगे तो बेटा इस चीज को ये चौड़ी हो जाएगी थोड़ी सी, तो लेंथ आपने डिक्रीज कर दी ना, लेकिन डायमीटर क्या हो गया इसका? बढ़ गया। तो डेल्टा डी आपका होता ही क्या है वैसे? डी टू माइनस डी, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, यही करते हैं। इस केस में डी फाइनल ज्यादा है और डी इनिशियल कम था, तो डी फाइनल माइनस पॉजिटिव आएगा ना, तो बेटा ये तो पॉजिटिव आ गया। लेकिन लेंथ बेटा कम हुई है, तो डेल्टा एल क्या आएगा? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, तो ये नेगेटिव नहीं आएगा। तो इस केस में डेल्टा एल नेगेटिव आ गया।
अब नीचे वाला नेगेटिव आ गया, ऊपर वाला पॉजिटिव था, कुल मिलाकर नेगेटिव, एक नेगेटिव आगे लगा हुआ है तो पॉजिटिव। नेगेटिव साइन यहाँ पर ये हमेशा पॉइजन रेशियो को क्या बताना है, पॉजिटिव बनाए रखना है। ठीक है, चलो जी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू स्टील के लिए बेटा इसकी वैल्यू होती है, स्टील के लिए 0.28 से 0.3 इसके बीच में होती है, लगभग 0.3 के आसपास ही होती है, ज़्यादा फर्क नहीं। अच्छा, अगर हम थ्योरेटिकल की बात करें, थ्योरेटिकल इसकी वैल्यू बेटा जो आदमी ने सोची थी वो ये सोची थी कि इसके बीच में लाई करेगी, या ये लगभग ये थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल जब उन्होंने देखा, ये हमें मिली 0 से 0.5 के बीच में। अच्छा, एक नाम सुना होगा बेटा आपने, सुना है, कॉर्क। इसके लिए बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाँ ये यहां पर आएगा इक्वल टू का साइन 0, ठीक है, हाँ 0। कॉर्क के लिए इसकी 0 होती है। इस 0 का मतलब क्या है, इसके 0 होने का मतलब क्या है, 0 से 0.5 तक। सिग्मा 0 का मतलब क्या है, अगर आप फॉर्मूले से देखो, इस फॉर्मूले से सिग्मा 0 तभी हो सकता है अगर डायमीटर में चेंज 0, हाँ डेल्टा डी 0। कंप्रेस करोगे खींचो किस चीज को, उसके में जो डायमीटर है उसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो चलो जी, ये था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी करवाई गई है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सिलेबस में तो है, चलो देख लेते हैं। एक मैं बात बताता हूं आपको, आपने स्प्रिंग किया हुआ था ना, स्प्रिंग और स्प्रिंग में बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, kx। यंग मॉडुलस में बेटा क्या सिस्टम बनता है, यंग मॉडुलस में देखो, स्प्रिंग केस में स्प्रिंग को खींचते थे तो लेंथ उसकी चेंज होती थी, कंप्रेस करते तो चेंज होती थी। स्ट्रेच कर सकते हो या कंप्रेस कर सकते हो, लेंथ चेंज होती थी ना। यहां पर भी अगर यंग मॉडुलस का केस देखोगे बेटा, तो यंग मॉडुलस क्या आया था, y इक्वल टू एफ एल, अच्छा एफ एल डिवाइड बाय ये आया था। यहां से बेटा फोर्स की वैल्यू निकालना, y ए डेल्टा एल बाय, डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, इंक्रीज हो सकते डिक्रीज। एक्स क्या था बेटा, चेंज इन लेंथ, वहां पर भी था ना एक्स, एलोंगेशन था या कॉम्प्रेशन था। आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो, तो यानी कि इसको थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो कि वाई ए डिवाइड बाय, इसको बेटा एक्स लिख लो थोड़ी देर के लिए, है तो बेटा वही है ना चेंज इन लेंथ। तो अगर आप इससे कंपेयर करोगे दोनों इक्वेशन से, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यानी कि जो स्प्रिंग वाला काम किया है ना, स्प्रिंग वाला काम किया है, वहां पर जो भी आपने किया होगा वहां पर बेटा के की अगर ये वैल्यू कर दोगे तो आप वायर वाला केस डिस्कस कर सकते हो। इसमें क्या होगा, यंग मॉडुलस में होगा क्या, एक वायर दी हुई है, उसके साथ वेट लटका हुआ है, उसकी लेंथ कम होगी ज़्यादा होगी। स्प्रिंग में भी क्या होता था, लेंथ कम ज़्यादा होती थी। यहाँ पर थोड़ा सा नेग्लिजिबल चेंज आएंगे, वहां पर ज़्यादा चेंज आते थे।
अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला थोड़ी देर को मैं सीधा बताऊं। वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? माइनस हाफ के एक्स। एक्स से समझदार हो ना, क्या है? डेल्टा एल है। तो बेटा के की वैल्यू डाल लोगे, के की वैल्यू अगर डालोगे यहां पर थोड़ी देर के लिए, माइनस हाफ, ये क्या आ जाएगा? वाई ए बाय एल। और ये क्या आ गया बेटा आपका? स्क्वायर के की वैल्यू, के की वैल्यू, हाँ, स्क्वायर है। एल डेल्टा एल का स्क्वायर आ जाएगा ना। प्रॉपर डेरिवेशन भी करवाएंगे। बेटा यहां से देखना वाई ए डेल्टा एल बाय एल, वाई ए डेल्टा एल बाय एल। बेटा इसको आप क्या बोल सकते हो? फोर्स नहीं बोल सकते। तो मैं इसमें ये कर रहा हूं कि इसको बेटा माइनस हाफ, बेटा इसको फोर्स बोल दिया, इसको बेटा डेल्टा एल ही रहना। ये भी फॉर्मूला बन सकता है इसके लिए। ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड कर सकते हो, ए से मल्टीप्लाई और ए से, और ए से बेटा मैंने क्या कर दिया, अगले स्टेप में कर देते हैं, माइनस हाफ ए से डिवाइड कर दिया और ए से मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा एल से, सॉरी एल से डिवाइड और एल से मल्टीप्लाई। ये काम तो बड़ी है नहीं, ए से डिवाइड ए से मल्टीप्लाई, एल से डिवाइड एल से मल्टीप्लाई। एफ बाई ए बेटा क्या आ गया? स्ट्रेस नहीं होता क्या? फोर्स बाय एरिया। तो बेटा ये आ जाएगा स्ट्रेस, और डेल्टा एल बाय एल क्या होता है? स्ट्रेन। ये स्ट्रेन आ गया आपका, इनटू बेटा क्या है? इसको वॉल्यूम बोल सकते हो। अगर ये एक वायर है छुटकू सी, ये बेटा इसका एरिया ए है और ये बेटा इसकी लेंथ एल है, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। ये फॉर्मूले ये आपने याद रखने, जैसे ये आया था, ये भी याद रख सकते हो। एग्जाम में मैं बता रहा हूं, अगर आपने कहीं भूल जाओ एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है इसका, तो बेटा ये आप समझ जाना, ये तो याद करना ही है बेटा, इससे ये निकल सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसका डेरिवेशन कर लेते हैं हल्का सा बेटा, ठीक है ना, हल्का सा डेरिवेशन कर लेते हैं। वो डेंसिटी का था, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम नहीं होगा साथ में, तो बेटा ठीक है। ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी थी, मैं क्या कर देता हूँ बेटा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी आएगी, तो वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो माइनस हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन मल्टीप्लाई वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम, से वॉल्यूम कट जाएगा। इस चैप्टर में नेगेटिव साइन को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देते, तो नेगेटिव साइन बेटा आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। देखो लास्ट वाला तो बेटा यही रहेगा, मैं आपको थोड़ा सा डेरिवेशन करके दिखाता हूं, हम यहां तक पहुंच जाएंगे या यहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। ये तो मैंने सीधा पुट करके दिखा दिया ना आपको, थोड़ा सा डेरिवेशन कर लेते हैं, जैसे वहां किया था वैसे यहां कर लेते। मान लो बेटा ये आपकी वायर है,
इसकी ओरिजिनल लेंथ बेटा कितनी मान लो आप, एल मान लो। आपने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करके आपने इसको डेल्टा एल इंक्रीज कर दिया। यहां कुछ बुक वाले सिंपल स्मॉल एल भी लिख देते हैं। लेंथ में इंक्रीज कितना हुआ, स्मॉल एल। वर्क डन क्या आता है बेटा, स्मॉल वर्क डन फोर्स इनटू स्मॉल सी डिस्प्लेसमेंट। वायर में स्मॉल सा एक्सटेंशन देख लो बेटा कितना हुआ, बिल्कुल छोटा सा ये आ गया। फोर्स बेटा मैंने अभी बताई थी कितनी होती थी आपको, गामा सॉरी वाई क्या आई थी फोर्स बेटा, वाई ए बाई इसके साथ आया था। यस सर। अब डेल्टा एल को मैं इस में स्मॉल एल लिख लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने डी एल उसके लिए लिया हुआ है। मतलब मैं डेल्टा एल की जगह एल यूज कर रहा हूं फिलहाल के लिए, थोड़ी देर के लिए ये आ जाएगा। टोटल वर्क डन करना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो कहां से कहां जाना पड़ेगा, 0 से एल। फिर आप 0 से स्टार्ट होते आपने एल तक खींचना उसको। ये आ जाएगा वर्क डन 0 से एल, वाई ए बाई कैपिटल एल, एल और डी एल। कॉन्स्टेंट चीजें बाहर आ जाती हैं बेटा, वाई ए बाई एल, अंदर वाले का इंटीग्रेशन बेटा क्या आएगा, एल स्क्वेयर बाय 2, एल स्क्वेयर बाय 2, 0 से बेटा एल। तो वर्क डन आपका बेटा आ जाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, वर्क डन आपका आ जाएगा वाई ए बाई एल, एल स्क्वेयर बाई सॉरी हाफ वाई ए एल। यही आया था ना बेटा थोड़ी देर पहले, ऐसे किया था ना। तो ये हो गया आपका यहां तक। आगे बेटा सेम चीजें स्टार्ट हो जाएगी, वाई ए एल और बेटा एक एल, इसको 2 बार लिख लो ना। फोर्स को बेटा ये तो लिखा था वाई ए एल बाई एल, इसको दोबारा से बेटा क्या डाल दोगे, फोर्स। ये आ जाएगा हाफ, ये बेटा फोर्स और ये एक है। तो यही आया, मैंने कहा था नेगेटिव साइन इस चैप्टर में नहीं लेते हो। तो बेटा ये आगे बेटा इसके बाद सेम काम स्टार्ट हो जाएगा। बस ये समझ लेना कि इसके आगे जहां पर डेल्टा एल लिखा हुआ है इससे पहले वो एल चल रहा है। ये सारे फॉर्मूले वैसे के वैसे यूज होंगे, ठीक है। चलो कर ही देते हैं, बस डेल्टा की जगह बेटा स्मॉल एल डाल देना, बस काम चल जाएगा। डेल्टा की जगह स्मॉल एल, ठीक है जी। बाकी सब कुछ सेम। नेगेटिव साइन बेटा आपको पता ही है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी है, वो उड़ा दो यहां से नेगेटिव साइन। हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये आ गया आपका। एक लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ज्यादा लंबी छोटी बात नहीं बेटा, उसको समझ लेते हैं, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। आज खबर आनी है क्या जिला बनने की, आ जानी थी। असंत सुना था ना जिला बनेगा, आ जानी थी न्यूज ना। 25 साल नहीं, 25 साल लगेंगे।
25 साल बनेंगे। लगेंगे अभी जिला पंचायत 25 साल आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे? पिछले 20 साल से तो ज़्यादा थोड़ा 5 साल ज़्यादा लगे। 20 साल पहले नहीं होता इतना जिला बन रहा है संसद। हाँ वो तो था ही था, सुना था आप सारे कह रहे थे अनाउंस होगा हरियाणा में 5 जिले नए बनाएंगे। नहीं बनता सर। नहीं बनता। जिला के लिए 3 एसडीएम चाहिए, संसद में 1 एसडीएम है और 250 गाँव चाहिए। संसद के पास 84 गाँव है। 280 50 अच्छा 30 अच्छा, मतलब गांव अभी 84 गाँव है सिर्फ उनके पास। अच्छा 84 होता है। चलो, गांव तो बेटा धीरे धीरे शायद कम ही होते जाएं, बढ़ने तो क्या है। चलो नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस स्ट्रेन एक ग्राफ है बेटा। हाँ जी, कहाँ उलझे हुए हो? चलो नेक्स्ट देख लो बेटा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यहां स्ट्रेस ले लो और यहां स्ट्रेन ले लो। कहते हैं ये ग्राफ है जो ज्यादातर सॉलिड के लिए है, ठीक है ना। कहते हैं स्टार्टिंग में जैसे बेटा स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ेगा। हुक्स लॉ कहता था ना, स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ेगा। कुछ दूरी तक बेटा ग्राफ क्या चलेगा? स्ट्रेट लाइन चलेगा, लीनियर ग्राफ चलेगा। और इस पॉइंट के बाद ग्राफ थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। इस पॉइंट को बेटा आप क्या कह सकते हो? ए कह सकते हो, इसको बी कह सकते हो। अब यहां से यहां क्या होगा? जहां से देखो, यहां से यहां ये ओ मान लो, ओ से लेकर ए तक, ओ से ए तक, ओ ए जो ग्राफ है बेटा आपका इन रीजन ओ ए, ग्राफ है बेटा जो आपका वो लीनियर होगा। हुक्स लॉ बेटा आपका ओ पे होगा। अगर हुक्स लॉ ओ पे होगा तो कह रहे हैं कि जो आप का मटेरियल है जिसको आपने खींचा हुआ है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा जब आप फोर्स को हटाओगे। तो यानी कि रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज after removal of deforming force। ये कुछ बातें हैं इसके बारे में। इसके बाद कहते हैं जब आप ए से बी जाओगे, ए से बी, ए से बी,
ए से बी में क्या होगा, अब यहां पर होगा आपका एक तो बेटा ग्राफ लीनियर नहीं है, दूसरा हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा, लेकिन रीजन खास है, इसमें रीजन में हुक्स लॉ ओबे तो नहीं हो रहा, बट आप उसको खींच रहे हो इसके बाद, लेकिन जब छोड़ोगे बी पर जाकर या कहीं पर छोड़ दोगे इसके बीच में, वो अपनी ओरिजिनल शेप को वापस रीगेन जरूर कर लेगा। देखो हुक्स लॉ ओपन नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला काम खत्म हो जाएगा जैसे मैं बताया था, लेकिन अपनी ओरिजिनल शेप को और साइज को रीगेन कर लेगा। अच्छा, इस रीजन को बेटा प्लास्टिक इलास्टिक रीजन बोलते हैं। पहला पॉइंट बेटा ये था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा बेटा ये इलास्टिक रीजन बोलते हैं बेटा इसको, मतलब ओ से ए इलास्टिक रीजन है। यहां पर देखना, ये लिख देंगे सेम, रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप साइज। अगली बेटा समझदार हो आप, जब फोर्स को हटाएंगे तभी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बेटा इलास्टिक रीजन है, ये इलास्टिक। इसको एक बार डाइजेस्ट कर लो क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद एक नया रीजन स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला, ऐसा कुछ शेप है रफली सी। बी के बाद आप यहां तक चले जाओ, बी से ये सी पॉइंट मान लो, बी से सी रीजन में आपका क्या होगा, आप स्मॉल सी स्ट्रेन दोगे, ठीक है ना, या ये कह लो कि स्मॉल सी स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। भाई देखो ध्यान से, यहां से तो डायरेक्टली बढ़ रहे थे, स्ट्रेन बढ़ाओगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, जिस हिसाब से बढ़ा रहे थे उस हिसाब से, लेकिन इसके बाद देखो स्ट्रेन तो बढ़ाया जा रहा है बट स्ट्रेस इतना स्ट्रेन ज्यादा बढ़ेगा लेकिन स्ट्रेस इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। मतलब स्मॉल स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। ठीक है ना। हाँ, कुछ बुक में ऐसा करके भी दिया होता है, आपको कैसे करवाया गया, टेढ़ा मेढ़ी था तो टेढ़ा मेढ़ा रख लेते हैं, कुछ ऐसा करके। तो स्मॉल स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, ये आ जाएगा। तो रीजन जो BC है बेटा आपका, तो स्मॉल स्ट्रेस के लिए लार्ज स्ट्रेन मिलेगी। और इस केस में खास बात यह है, इसके बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करना छोड़ देगा। थोड़ा बहुत करेगा, एग्जैक्ट नहीं कर पाएगा। आपको एक परमानेंट
डिफॉर्मेशन मिलेगा। मतलब इसमें हुक्स लॉ तो बेटा ओबे हो ही नहीं रहा, वो तो आप बात लिख सकते हो। ये परमानेंट डिफॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ हद तक बॉडी बेटा वापस आ जाएगी शेप में, बाकी नहीं आ पाएगी। ठीक। और यहाँ पर बेटा इस रीजन को बी से सी तक को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन, ये प्लास्टिक रीजन। जैसे आप धीरे धीरे करते करते बेटा सी पॉइंट पर पहुंचोगे, सी पॉइंट पर पहुंचोगे, उसमें क्या हो जाता है कि मान लो आप खींच रहे थे, स्ट्रेन दिए जा रहे हो, ठीक है ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन भी हो गया। उसके बाद क्या होगा कि आप बस छोड़ भी दोगे ना तो वो बॉडी अपने आप ही खींचकर टूट जाएगी। आप घर जाना, आप जैसे मम्मी सुबह बेटा रोटी बनाती होगी तो आप आटा लेना, आटे को पकड़कर थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट सा होना चाहिए, खींचोगे तो आपको देखोगे भी डिफॉर्मेशन आ रहा है। एक स्टेज के बाद बेटा छोड़ दोगे आप, मान लो, तो वो अपने वेट की वजह से या वैसे ही बेटा वो पतला सा बनकर अपने आप टूट जाएगा। ठीक है ना, ये वो है। मतलब इसके बाद ना, इसके बाद इसको बेटा क्या बोल देते, इस पॉइंट को ब्रेकिंग स्ट्रेस बोल दो। हाँ, इसके बाद वो, ठीक है ना, इसके बाद आपको स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप ही लिक्विड की तरह बेटा फ्लो करेगा, वो अपने आप ही लिक्विड की तरह फ्लो करेगा। तो ये कुछ बातें हैं इस ग्राफ के बारे में। और ये बेटा आगे जो रीजन आएगा वो पहला प्लास्टिक रीजन ही आएगा आपका, बी से सी तक प्लास्टिक रीजन ही है। अब कुछ पॉइंट बेटा मार्क कर लो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला बेटा है आपका ये बी पॉइंट। बी पॉइंट से इधर क्या है आपका इलास्टिक, इधर क्या है प्लास्टिक। तो बी पॉइंट को बेटा इल्ड पॉइंट बोलते हो, और इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस मिलेगी बेटा उसको इल्ड स्ट्रेस बोलते हैं। अब दो तरह के मटेरियल होते हैं बेटा, पता है क्या होंगे? ब्रिटल और डक्टाइल। यस सर। अब जब कुछ चीजें होती हैं आप उनको खींचते हो, खींचते खींचते ठीक है चलता रहेगा, वापस आती रहेंगी, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी उसके बाद वो सीधा टूटेंगी ही, उसका प्लास्टिक रीजन बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। और कईयों का प्लास्टिक रीजन बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे गोल्ड है। यस सर। गोल्ड को अगर आप पीटते रहोगे बेटा वो पतला होता जाएगा, वो टूटेगा नहीं इतनी जल्दी। तो इसी वजह से बेटा उस गोल्ड फिल्म भी बनाते हो आप, पतली सी, एक्सपेरिमेंट करते हो केमिस्ट्री में भी। स्टील की तारें बन जाती हैं बेटा, ठीक है ना, वो भी डक्टाइल हैं, उसका प्लास्टिक रीजन अच्छा खासा है। आयरन की तारें नहीं बनती क्या, आपने देखी है ना आयरन की तारें यार, जब लैंटर्न लगाते हैं ना
आयरन की भी देखी है, आयरन की भी होती हैं, स्टील की भी बन जाती हैं। स्टील की यार जाली नहीं बनती है ये वाली, यस घरों में जो बेटा खिड़कियों में जाले लगती हैं, बिल्कुल तो सर। स्टील की तो बनी होती है वो वायर, हम कहते हैं ना स्टील वाली देना भी जंगाल नहीं लगेगा। तो वो जो घरों में बेटा जो ये जैसे इसमें जाली लगी होंगी पतली पतली सी, ये यहाँ लोहे की मिलेगी या स्टील की मिलेगी। तो स्टील भी डक्टाइल है और आयरन भी, गोल्ड भी, एल्यूमिनियम भी, ठीक है ना, कॉपर भी। जिस तारे तो यार आपने जिसकी तारे देखी हैं, कॉमन सेंस है बेटा, यस ठीक है ना, तो वो सारे क्या हैं, डक्टाइल है। डक्टाइल में बेटे यहाँ मेन बात देखो, डक्टाइल में जो प्लास्टिक रीजन होता है ना, वो लार्ज होता है, और ब्रिटल में प्लास्टिक रीजन स्मॉल होता है। ग्लास सोडियम, बेटा उसका तो चलो नहीं पता, ग्लास हो सकता है। आपकी हड्डियां बेटा, बोन्स, ठीक है ना, तो यहां पर बेटा आप ग्लास लिख सकते हो, बोन्स लिख सकते हो। यहां पर बेटा आप स्टील, आयरन, ठीक है ना, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, वो लिख सकते हो, ठीक। अब बेटा एक इलास्टोमर सुना होगा आपने, इलास्टोमर वर्ड, इलास्टोमर नो सर, नहीं सुना? इलास्टोमर इलास्टोमर वो होते हैं जिसका प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं, प्लास्टिक रीजन बिल्कुल ही नहीं होता। रबर, रबर एग्जांपल है रबर का, रबर एक इलास्टोमर है, खींच लोगे जितना खींच सकते हो, ठीक है ना, डिफॉर्मेशन उसमें नहीं आएगा, सीधा टूटेगी बेटा वो क्या रबर, ठीक है ना। हम आइडियल मान लो या थोड़ा बहुत मिक्स, अगर मिक्स कर दोगे उसमें कुछ चीज़ें, तो फिर तो बेटा प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी ना, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है आपने। तो जो रबर हम बोल रहे हैं बेटा वो प्योर वाला केस ही चल रहा है, यस सर, ठीक है उसमें, और आइडियल कंडीशन बेटा मिलती नहीं है। और इलास्टोमर के लिए ना स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ बेटा कुछ ऐसा होता है, आइडियल कंडीशन है, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ, इलास्टोमर, इलास्टोमस, जिसमें प्लास्टिक रीजन नहीं होता। इसमें प्लास्टिक रीजन नहीं होता, ये देख लो नो प्लास्टिक रीजन। और इसके लिए ग्राफ वो नहीं चलेगा जो आप बना रहे थे, इसमें ग्राफ ये चलेगा ऐसा, मतलब इसमें हुक्सला ओबे होने वाली तो बात है ही नहीं। तो ये सिलेबस बड़े इसी के साथ, पहला चैप्टर कंप्लीट, जो 3 है, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन रहते हैं वो बेटा आपको वो टेस्ट में मिल जाएंगे, टेस्ट में मिल जाएंगे जो क्वेश्चन रहते हुए, थोड़े बहुत छोटी मोटी बातें, ओके सर, ठीक है ना। इसके बाद आपका 10th चैप्टर आ जाएगा।